फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा क्लास टारगेट बीपीएससी मेंस के लिए मध्यकालीन भारत यानी ऑप्शनल हिस्ट्री का मिडिवल इंडिया से क्लास है। और इस क्लास में हम जो भी आप लोगों के लिए सजेस्टेड टॉपिक होगा वो लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिए, सजेस्टेड टॉपिक और या कहें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है। इसके लिए हमें काफी सिलेबस को तो एक तो सिलेबस एनालाइज करना होता है, इसके बाद प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उसे देखना होता है। और बड़ा डिफिकल्ट एक तरीका है कि हम किस तरह से टॉपिक डिसाइड करें। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे ए में मैंने बताया कि यहाँ पे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखेंगे। बी हमने डिसाइड करा है कि हमारा बी सेक्शन में इम्पोर्टेंट पार्ट को रखेंगे। और सी के लिए मैंने डिसाइड करा है कि अदर, जो भी अदर टॉपिक्स होंगे जो जिसका वेटेज कम है या ऐसे टॉपिक जिसके पूछने की संभावना कम हो जाती है उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसे हम अपने टारगेट में सी में रखेंगे, अदर में। तो इस तरह से डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों के लिए मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ। अगर क्लास सही लगे तो आप लोग लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और लगता है कि आप लोगों के लिए काम करना चाहिए। नहीं तो फिर मजा नहीं आता। और यूट्यूब चैनल पे आजकल वहाँ पे टीचर कम और स्टूडेंट, और टीचर में अगर तुलना करें तो स्टूडेंट की संख्या ऐसे हो गई है कि सब यूट्यूब चैनल बना करके पढ़ाने लगे हैं, तो टीचर वहाँ पे कम और स्टूडेंट टीचर ज्यादा हो गए। तो ये भी एक भारी समस्या है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। आप लोग कमेंट जरूर करिए। देखिए, आप लोगों का जो मैं क्लास लेता हूँ तो मुझ पर भी प्रेशर होता है, कई तरह के कॉल आते हैं, कई समस्याएं हैं। मैंने पिछले क्लास में भी बात किया था कि जब मैं चैनल पे आप लोगों के लिए काफी एक्टिव हुआ था तो कई तरह की परेशानी होती है। कई संस्थान का कॉल आता है, कई लोगों का कॉल आता है। अभी मैं एक एग्जांपल दूं, कल परसों मेरे पास कॉल आया, मुझसे पूछा जा रहा है कि बीपीएससी जानते हो? अरे भाई, जानते नहीं है तो पढ़ाते कैसे हैं? अब ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है? दूषित मानसिकता के लोग शिकार है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो बेहतर हो सके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं। और मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन बैच का भी एक प्रॉपर शेड्यूल तैयार कर रहा हूं। और ऑनलाइन बैच जो हमारा होगा एक शेड्यूल वे में होगा, एक निश्चित समय में आपके कोर्स कंप्लीट करवाए जाएंगे। आप विश्वास के साथ जुड़िएगा और अच्छा लगे तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं सीधे शब्दों में बात करता हूँ। यहाँ पे जिस तरह से घुमा फिरा करके लोग बात करते हैं वो बात नहीं होती। सीधा पढ़ने वाले जुड़े, जिसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है वो मेरे साथ न जुड़े। चलिए, आज के जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत। देखिए, मैं टॉपिक पे आने से पहले कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट और हमने अदर बांटा है, वो आने से पहले मैं मध्यकालीन भारत के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूं। टॉपिक से ही रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए कुछ पर्सनालिटी है जिससे एक क्वेश्चन आपका होता ही होता है। जैसे पर्सनालिटी में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा, आप लोग इसे जरूर लिखेंगे, बलबन। अभी तक पूछा नहीं गया है बलबन, इसका राजत्व सिद्धांत। जरूर इसका शॉर्ट नोट बना लें, ताकि अगर मान लो उलझा दे रहा है क्वेश्चन, बीपीएससी अब काफी स्मार्ट क्वेश्चन बना रहा है, किसी को किसी के साथ जोड़ करके भी क्वेश्चन बना रहा है, तो आपसे अगर तुलनात्मक रूप में भी पूछता है या फिर अगर आप जब किसी आंसर को लिख रहे हैं कंपैरिजन करके आंसर देते हैं तो वो आंसर बहुत अच्छा माना जाता है। जब मैं इतिहास का प्रॉपर क्लास शुरू करूंगा तब आप उसमें जुड़िए। देखिए कितना आप एंजॉय करेंगे क्लास को। और ऑनलाइन क्लास होगा, और जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं बोर्ड पे, इसी तरह से आप ऑनलाइन भी पढ़ेंगे। साथ के साथ आपका जो प्रॉब्लम्स होगा वो भी हम साथ के साथ देखते रहेंगे। नेक्स्ट पर्सनालिटी हमारा हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी में। और इसके दो टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। एक तो इसका प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक, और प्लस इसी में आर्थिक जोड़ लीजिए, जहां पे
बाजार व्यवस्था को जोड़ करके क्वेश्चन है, तो प्रशासनिक और आर्थिक सुधार करके इसका एक क्वेश्चन आप देखते होंगे, और ये लगातार 2 साल से क्वेश्चन पूछा है। 64वीं में भी क्वेश्चन था इसका। एक दक्षिण विस्तार, आप दक्षिण विस्तार 100% करेंगे, इस बार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अलाउद्दीन खलजी, इसके बाद देखिए हमारे लिए तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक, काफी दिनों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो इसकी जो कार्य योजना है, कार्य योजना को लेकर के काफी अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि क्या वो दूरदर्शी था या पागल था, कई तरह के उसको लेकर के क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का कार्य योजना, चाहे वो राजधानी का दिल्ली से शिफ्ट करना हो, या फिर उसके आर्थिक सुधार की नीति हो, या फिर हम देखते हैं खुरासान का जो आक्रमण की नीति हो, कई सारे यहाँ पे योजना है, कार्य योजना, वो इसी की बात मैं कर रहा हूँ, आप समझें। तो कार्य योजना पे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या वो दूरदर्शी था या पागल था। एक पर्सनालिटी आपका फिरोज शाह तुगलक बनता है। और ध्यान दें, फिरोज शाह तुगलक पे बीपीएससी काफी क्वेश्चन पूछता है, खास करके इसकी धार्मिक नीति और सुधार कार्यों को जोड़ करके। धार्मिक नीति प्लस सुधार कार्यों को जोड़ करके। और यहां से आप जब फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे तो ये भी ध्यान रखेंगे कि किस तरह से इसकी नीति सल्तनत को पतन की ओर ले जाना शुरू कर दिया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। शेर शाह के हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है फिरोज शाह के बाद। तो पर्सनालिटी में शेर शाह सूरी है। देखिए शेर शाह सूरी पे 64वीं में क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे शेर शाह सूरी का यहाँ क्वेश्चन आप यही है, प्रशासनिक, खास करके जो आर्थिक भू राजस्व प्रबंधन का था वो सुधार, आर्थिक सुधार को लेकर के इसकी प्रशासनिक नीति और आर्थिक सुधार पे केंद्रीकृत करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस तरह से शेर शाह सूरी का जो प्रशासनिक या आर्थिक नीति है, ये मुगलों के लिए एक बेसिक, खास करके अकबर के लिए एक आधार बना था, तो उसको मिला करके क्वेश्चन पूछता रहा है। तो शेर शाह सूरी आपके लिए वहां पे एक पर्सनालिटी हो जाता है। उसके बाद देखिए हमारे लिए अकबर, अकबर पे, मुगल पे कहें, सीधा सीधा मुगल पे कहें तो मुगल पे कई साल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कई एग्जामिनेशन हुए हैं अभी, तो हम देख रहे हैं कि वहां पे क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार मुगल को प्रायोरिटी देना चाहिए, और मुगल में अकबर काफी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हो जाता है। और इसका 2-3 चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो अकबर के साथ सीधा सीधा राजपूत का संबंध, अकबर राजपूत संबंध पे क्वेश्चन बना सकता है, या फिर इसका धार्मिक नीति। अकबर के बाद हमारे लिए यहाँ पे पर्सनालिटी में महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है औरंगजेब और शिवाजी। औरंगजेब, औरंगजेब की धार्मिक नीति, और इसी में जोड़ लेंगे कि किस तरह से मुगल के पतन में इसकी नीति सहायक रहा है। और लास्ट में हमारे लिए ये जो पर्सनालिटी बनता है यहाँ पे, वो है शिवाजी। और मुझे लग रहा है कि इस बार शिवाजी से 100% क्वेश्चन होना चाहिए। शिवाजी, यहाँ पे शिवाजी का प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सुधार पे या उसके कार्य योजना, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक,
और किस तरह से इनकी नीतियां थी, इसको लेकर के कोट करके अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इस बार मुझे उम्मीद है कि शिवाजी पे क्वेश्चन होना चाहिए। तो इतने पर्सनालिटी है जिसे आपको देखना है, और आप ध्यान रखें बिहार में आपको मध्यकालीन भारत से एक पर्सनालिटी पे क्वेश्चन होता ही होता है। तो पर्सनालिटी में हमने बलबन को देखा, अलाउद्दीन खिलजी को देखा, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, शेरशाह सूरी है, अकबर है, और औरंगजेब और शिवाजी। ये सारे पर्सनालिटी के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, और स्कोरिंग होता है क्वेश्चन। अगर आप बात को पकड़ लेते हैं, आप देखेंगे कि स्टेटमेंट तौर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर आप बात को पकड़ ले रहे हैं और सही तरह से जस्टिफाई कर दे रहे हैं उनके आप डिमांड को, क्वेश्चन की डिमांड को, तो काफी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए कुछ मॉडल क्वेश्चंस, हालांकि मेरे चैनल पे आप जाएं तो वहां पे आंसर कैसे लिखे, कई सारी चीजें हैं वहां पे, कई क्वेश्चंस के आंसर है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और विश्व इतिहास सबका कुछ क्वेश्चंस का मॉडल आंसर भी प्रोवाइड समझा दूं कि किस तरह से लिखना है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक में भी इनमें से इंक्लूड होगा, लेकिन मैं ये अलग से आप लोगों को बताया कि पर्सनालिटी मध्यकाल में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए पूरा सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बड़ा मुश्किल से टॉपिक डिसाइड किया है मैंने। अब सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए बीपीएससी मेंस के लिए, तो उसमें सबसे पहला हमारा है विजयनगर। विजयनगर को मैंने पहला प्रायोरिटी रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट में। विजयनगर पे देखिए इसका सीधा सीधा पूछता है प्रशासनिक, आर्थिक नीतियां, और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा आपका कि इसका साहित्यिक संस्कृति में योगदान, साहित्य और संस्कृति में इसका योगदान। और ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैंने रखा है पहला टॉपिक। दूसरा मैंने सेलेक्ट किया है मध्यकालीन में, यहां से भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन है हमारा। भक्ति आंदोलन ध्यान रखें, भक्ति आंदोलन का उदय, इसकी परिस्थितियां, उदय के कारण, परिस्थितियां और इसका सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव रहा। ये कारण सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर ऐसा क्या था कि हम देखते हैं कि एक व्यापक गैप के बाद हमने देखा 6th सेंचुरी बीसी में एक रिफॉर्म आया था। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि खास करके जब इस्लाम का भारत में आ रहा है, मुस्लिम शासक की स्थापना हो रही है, तब भारत में एक भक्ति आंदोलन की परंपरा है। चाहे आप वहां पे रहस्यवाद, इसमें आप एक काम करेंगे, एक नोट रहस्यवाद को भी बना लेंगे, एक शॉर्ट नोट जोड़ लेंगे रहस्यवाद। मैं सूफीज्म की बात कर रहा हूँ, रहस्यवाद को जोड़ करके वहां पे कि इस्लामिक रहस्यवाद यानी सूफीज्म। तो यहाँ पे हम रहस्यवाद के साथ साथ देखते हैं कि एक व्यापक आंदोलन, भक्ति आंदोलन की एक विचारधारा चली थी मध्यकाल में, और इसने व्यापक रूप से प्रभाव छोड़ा था। इसका क्या कारण था, यहाँ आकर के 6th सेंचुरी के बाद एक व्यापक आंदोलन देखने को मिला है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस बार के लिए। इसके बाद जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में फिर यहाँ पे फिरोज शाह को ही रखा है। मैं सोचा था कि मोहम्मद बिन तुगलक को रखा जाए, लेकिन नहीं, फिर भी मैंने फिरोज शाह ही रखा है आप लोगों के लिए। फिरोज शाह तुगलक, अभी मैंने बात किया था फिरोज शाह के तुगलक पे किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा था। मैं क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के बताऊं। ये 60-62 में क्वेश्चन था। फिरोज शाह तुगलक एक प्रबुद्ध और दयालु शासक था तथा उसका प्रशासन मानवीय उपायों के लिए प्रसिद्ध था, जिसके द्वारा उसने अपने लोगों की संपन्नता और खुशहाली का पथ प्रदर्शन किया। सिद्ध कीजिए तो कितना खुशहाली और कितना प्रसन्नता का पथ शुरू किया था आपको बताना है, लेकिन साथ के साथ आपको इसमें ऐसे भी बताना है कि इसकी नीति
किस तरह से सल्तनत को पतन की ओर ले जाता है और किस तरह से बाद में ये एग्रेसिव हो जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो फिरोज शाह तुगलक को मैंने रखा है यहाँ पे, उसका या तो प्रशासनिक सुधार या फिर उसकी जो धार्मिक नीति है उसको जोड़ करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे सुधारवादी, धार्मिक नीति, और दूसरा इसका जो प्रशासनिक सुधार था और ये किस तरह से पतन की ओर ले जाता है सल्तनत को, उसको कोट करके आप क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पे रखा है शिवाजी को रखा है, क्योंकि शेरशाह सूरी पे क्वेश्चन पूछा गया और शिवाजी काफी महत्वपूर्ण है और शिवाजी पे लगातार बिहार में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो शिवाजी की प्रशासनिक नीति अभी मैंने चर्चा किया था पर्सनालिटी में, तो उस पर क्वेश्चन बनाइए। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट में एक रखा है मैंने, सीधा सीधा क्वेश्चन है, मुगल राजपूत संबंध। बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन बना सकता है कि मुगल राजपूत संबंध एक मुगल प्रशासनिक नीति का एक केंद्र बिंदु था, या आप दोनों में देखिए कि दोनों अपने आप में एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जहां मुगल भारत में शासन करना चाह रहा है और बिना राजपूत के सहयोग से संभव नहीं है, ये चीज समझ में आ चुका था। दूसरे तरफ राजपूत घराना भी है जो अपने आप को मुगल से संबंध स्थापित करके एक गौरवान्वित होने का मतलब गौरवान्वित होना फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो इसके परिप्रेक्ष्य में बड़ा मजेदार क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से कि किस तरह से ये प्रशासनिक मुगल प्रशासनिक नीति का ये केंद्र बिंदु था, स्पष्ट करें। और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट में आप रखेंगे अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति जहां पे सुलह कुल की या तो सुलह ए कुल की नीति को कोट करके दे सकता है या फर ए इजदी करके दे सकता है कोट करके। लेकिन क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि अकबर की धार्मिक नीति राजत्व के सिद्धांत से प्रभावित था, आप कहां तक सहमत हैं, स्पष्ट करें। ये हमारे 6 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें विजयनगर, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, फिरोज शाह तुगलक, शिवाजी, मुगल राजपूत संबंध और अकबर की धार्मिक नीति, जिसमें मैंने बताया या तो सुलह ई कुल की नीति या फरे इजदी को जोड़ करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट। अब हम आते हैं इंपोर्टेंट सेक्शन में, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मैंने आप लोगों को मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का और आधुनिक विश्व के इतिहास का सिलेक्टेड टॉपिक दिया था, आप लोग काम कर रहे होंगे वहां पे, और आप उम्मीद रखिए कि जिस तरह से मैं चीजें बता रहा हूं अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप बड़ा कॉन्फिडेंस में रहेंगे। और मैं एक चीज और बता दूं, जो चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये सारे चीज हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है और इस पे डिटेल ऑनलाइन क्लास होगी। तो आप चाहें तो एसटी ऑप्शनल के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए आप जुड़ सकते हैं। पहले काम देखें मेरा, पढ़ें, पढ़ाई अच्छा लगे तब कंटिन्यू करिएगा, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट में, जो हमारा बी है। इंपॉर्टेंट के लिए देखिए, इंपॉर्टेंट में मैंने रखा है अलाउद्दीन खिलजी। बिहार अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ता नहीं है, लगातार क्वेश्चन पूछता है और इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट में रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको नहीं दिया प्रायोरिटी, इसलिए क्योंकि लगातार देख रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछता जा रहा है। मैंने अभी बताया अलाउद्दीन खिलजी पे, तो उसकी प्रशासनिक आर्थिक नीति और दूसरा दक्षिण विस्तार। तो आप देखेंगे कि एक बार ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि प्रशासनिक नीति पूछा था और दूसरी बार दक्षिण विस्तार पूछा था, और 2 साल से लगातार मैं देख रहा हूँ वहां पे कि इसकी खिलजी की जो प्रशासनिक और आर्थिक नीति है वो किस तरह से किस उद्देश्य से परिचायक था, उसकी खास करके बाजार व्यवस्था को कोट करके क्वेश्चन आ रहा है। तो आप दक्षिण विस्तार भी आप काम कर लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी को मैंने इंपॉर्टेंट पर रखा है। इसके बाद हमारा मोहम्मद बिन तुगलक।
मुझे लग रहा है कि जैसे फिरोज शाह इस बार ना पूछ करके कहीं मोहम्मद बिन तुगलक पूछ दे, काफी दिनों से क्वेश्चन नहीं आ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक पे, तो इसकी नीति या इसको ऐसे पूछ दे कि ये दूरदर्शी था या फिर पागल था, कुछ इस तरह से कोट करके क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक पे पूछ सकता है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट रखा है जो इम्पोर्टेंट है वो है औरंगजेब की धार्मिक नीति। और औरंगजेब की धार्मिक नीति या औरंगजेब की नीति किस तरह से हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना था। औरंगजेब की धार्मिक नीति और औरंगजेब की नीतियां किस तरह से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए सहायक कारक बना था। तो आप औरंगजेब को ध्यान में रख करके और किस तरह से मुगल साम्राज्य के पतन में सहायक बना उसको ध्यान में रख करके आंसर बनाएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे चौथा टॉपिक रखा है कि भारत में इस्लाम की स्थापना। भारत में इस्लाम की स्थापना। ध्यान दें, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कारण था कि भारत में एक हम देखते हैं कि इस्लामिक स्थापना हो रहा है, और यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक विकेंद्रीकृत भारत ने बाह्य आक्रमणकारी खास करके इस्लाम को भारत में आकर्षित किया। इन तमाम पृष्ठभूमियों को अपने शब्दों में दर्शाएं। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस तरह से इस्लाम की जो युद्ध नीति है या उसकी जो नीतियां थी वो कहाँ तक बेहतर था भारतीय नीति से, और यही कारण था कि हम देखते हैं कि भारत में इस्लाम की स्थापना होती है। हालांकि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि युद्ध नीति तो ऐसा था कि हमने कई बार इस्लाम को हराया भी था, लेकिन यहाँ पे कई सारे कारण और बनते हैं। इसको जब हम क्लास में डिटेल पढ़ेंगे तब आप लोगों को बताऊंगा। केवल युद्ध नीति नहीं, जैसे हमारी सबसे बड़ी, थोड़ा सा मैं बात कर लूं, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या था, एक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन के अभाव में एक शासक नहीं है और जब कोई दूसरा लड़ रहा है तो तीसरा उस पर अपना मजे ले रहे हैं, तो ये समस्या हो जाती है। और दूसरा क्या था कि युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाना, जबकि इस्लामिक जो इन्वेंटर थे या ये लोग जो थे, इस्लाम जो भारत से आक्रमणकारी थे, इनका एक ही उद्देश्य था कि अगर हार रहे तो भाग जाओ। यानी कि कहने का मतलब एक अनुकूल परिस्थिति को ढूंढना कि अनुकूल परिस्थिति हो तब लड़ाई करो, आक्रमण करो। लेकिन हमारे लोगों का क्या था, राजपूत, खास करके हम राजपूतों की बात करें तो यहाँ पे क्या था कि हम देखते हैं कि नहीं, युद्ध भूमि में हम पीठ नहीं दिखाएंगे, चाहे युद्ध भूमि में अपने आप को शहीद क्यों न कर दें। तो ये एक बड़ी यहाँ पे समस्या है। और कई सारी यहाँ पे नीति थी, तो तकनीक भी है यहाँ पे, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्लास आपके लिए। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा है अल-बरूनी द्वारा भारत का वर्णन। अल-बरूनी किस तरह से भारत के बारे में वर्णन करता है, भारत का वर्णन, ये अल-बरूनी का भारत का वर्णन है। इसमें देखिए अल-बरूनी ने बहुत अच्छी तरह से भारत के बारे में किस तरह से वर्णन किया था। इससे बिहार में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट में रखा है आपका मुगल स्थापत्य एवं कला। मुगल स्थापत्य एवं कला, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हमारा अब यहाँ पे इसके बाद हमारा सी है जो अदर है, उस सेक्शन में देखते हैं। तो ये आपका था इंपॉर्टेंट सेक्शन में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब की धार्मिक नीति, यहाँ पे मुगल साम्राज्य के पतन में कहाँ तक सहायक था, भारत में इस्लाम की स्थापना, अल-बरूनी द्वारा भारत का वर्णन, और मुगल स्थापत्य एवं कला। मुगल स्थापत्य एवं कला ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में है। और इस पे एक बार क्वेश्चन सीधा सीधा बिहार ने पूछा था और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अदर में अब हम अदर डिसाइड कर लेते हैं और इस तरह से हमारा टॉपिक पूरा सेलेक्ट हो जाएगा।
तो अदर में हम देखते हैं कुछ टॉपिक जो हमारा शेष बचा है। अदर में सबसे पहले हमने रखा है शेरशाह सूरी। ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे शेरशाह सूरी को हमने अच्छी तरह से पढ़ लेंगे इसको। अगर जैसे मान लो पूछ दे रहा है, रिपीट कर दे रहा है, तो छूटना नहीं चाहिए। अब जैसे देखो मैंने क्वेश्चन देखा है यहाँ पे, चोल को एक बार मध्यकाल में भी पूछ दिया है। जैसे हमारा सेक्शन फर्स्ट है हिस्ट्री का, तो सेक्शन फर्स्ट के पार्ट ए में भी चोल एक बार पूछ दिया है, और बाद एक बार आपका चोल पार्ट बी में भी पूछा है। और इस पे मैंने डिस्कशन करा था कि ये दोनों जगह पूछ सकता है आप लोगों से, तो ध्यान रखेंगे। चोल का मैंने यहाँ पे चर्चा किया और पिछले साल चोल पूछा है और लगातार चोल पूछता रहा है। तो आप लोग उसे मैं कोशिश करूंगा कि प्राचीन भारत में चोल को हम रखेंगे अदर में। यहाँ पे आप लोग एक काम करिएगा कि मुगल का मनसबदारी और जागीरदारी, मनसबदारी और जागीरदारी प्रथा प्लस जागीरदारी, ये दोनों आप लोग करके जाएंगे। जागीरदार कि किस तरह से जागीरदारी प्रथा और मनसबदारी प्रथा, और साथ ही साथ आप कोट करेंगे कि किस तरह से ये प्रथा मुगल साम्राज्य के पतन में सहायक रहा या एक सहायक भूमिका निभाया था, इसे भी आप कोट करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है, इसमें आप जोड़ लेंगे मुगल का पतन में कैसे ये सहायक था। इसको ध्यान में रख करके आपको ये टॉपिक बनाना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक नीति और उसका प्रभाव। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियां और इसका प्रभाव। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं उठाएंगे और कमेंट नहीं करेंगे। पहले ही मैं बता दूं कि पहले मैं मुगल की बात कर रहा हूं, फिर दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूं, तो ये नहीं कहेंगे कि मैं सिलेबस उल्टा सीधा बता रहा हूं। ये सिलेबस नहीं समझा रहा मैं, सिलेबस के आधार पे मैंने सिलेक्टेड टॉपिक चुना है, और ये सिलेक्टेड टॉपिक में अदर में हमारा पहला प्रायोरिटी मुगल पे है, और दूसरा ये प्रायोरिटी वाइज है कि हम किस तरह से प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे मुगल के तुलना में दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और इस नीति का जो प्रभाव है, इसको मैंने प्रायोरिटी नीचे रखा है। इसीलिए मैं इस तरह से सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके आप लोगों के लिए सिलेक्टेड टॉपिक दे रहा हूं। तो यहाँ पे कोई क्रोनोलॉजी नहीं फॉलो कर रहा हूं, मैं सिलेक्टेड टॉपिक दे रहा हूं। मुझे भी पता है जब आप लोगों को सिलेबस बताएंगे, जब आप लोगों की क्लास होगी, तो एकदम क्रोनोलॉजी में होगा कि कब हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, वहां हम क्रोनोलॉजी फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का पतन। दिल्ली सल्तनत का पतन, ये आप लोगों के लिए अदर में है, इस पे काम कर लेंगे। इसके बाद मैंने मुगल साम्राज्य का पतन भी रखा है। और मैंने मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में कई जगह चर्चा किया, खास करके जहां पे मैंने मनसबदारी, जागीरदारी की बात की, औरंगजेब की धार्मिक नीति की बात की, वहां पे भी मैंने पतन के बारे में बताया। तो आप वहां पे पढ़ेंगे और थोड़ा सा और यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो आपका मुगल साम्राज्य का पतन हो जाएगा। एक टॉपिक मैंने यहाँ पे डिसाइड करा है आप लोगों के लिए, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तृतीय युद्ध जो हुआ था, इस पे क्वेश्चन देखिए, इस पे क्वेश्चन कैसा बनाएगा जो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक है कि ये डिसाइड नहीं किया था कि
वास्तविक में पानीपत की लड़ाई में हारा कौन था, लेकिन ये डिसाइड कर दिया था कि भारत पे अब शासन कौन करेगा। मैं बात कर रहा हूं कि आप देखते हैं एक तरफ मराठा जो एक समय था कि लग रहा था कि ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाला एक शक्ति है मराठा और चुनौती देगा, लेकिन जैसे बैटल ऑफ पानीपत हुआ और मराठा जब बुरी तरह से हार गए थे तो ब्रिटिशों के लिए एक रास्ता खुल गया था। और इसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं कि पानीपत का जो निर्णायक युद्ध है ये डिसाइड नहीं किया कि कौन हारा और कौन जीता, बल्कि ये डिसाइड कर दिया कि अब भारत पे शासन कौन करेगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट को लेकर के क्वेश्चन बनाता है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग अपने स्टडी को स्मार्ट बनाइए। मैं आप लोगों को लास्ट में कहूंगा, क्योंकि हमारा काम हो गया ये, लास्ट में और कहूंगा कि देखिए टॉपिक जब आप कम से कम 80% अपना सिलेबस कवर करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, तो आप वेल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाता है तो आप उसे वेल तरीके से जस्टिफाई करने का, मेरा कहने का जस्टिफाई से मतलब मेरा है कि जिस तरह से क्वेश्चन का डिमांड है उसी तरह से आप लिखने में सक्षम होते हैं। और अगर नॉलेज स्तरीय लेवल पे है या फिर आप काफी गेसेस चीजें की हम गेस करके पढ़ लेते हैं तो वो लकी बात है, अगर मिल गया तो फिर आपका जय जय है, नहीं मिला तो पराजय ही पराजय है। तो इस तरह से पढ़ाई करने से अब काम नहीं चलेगा। अब मैं हमेशा आप लोगों के लिए टॉपिक सेलेक्ट भी करता हूं, तो आप देखते होंगे कि मैं लगभग सिलेबस को कवर करता हूं, लेकिन हाँ उसमें क्या करता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट एंड अदर, ये आप लोगों के लिए मैं काम करता हूं। दोस्तों मेरा एफर्ट कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, आप मेरे साथ जुड़े। मैं आप लोगों को बता दूं कि हिस्ट्री का प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस होगा और यहाँ पे इसी तरह बोर्ड पे जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसी तरह से आप लोगों को पढ़ाऊंगा और साथ के साथ आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़े मेरे साथ। मैं बीपीएससी 66 मेंस या आगे कोई भी बीपीएससी का मेंस है उसमें आपका काम आएगा। एक बार पढ़ लेते हैं तो बाद में फिर आप जैसे मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो बीपीएससी मेंस के लिए सीधा मेंस का है वो काम आएगा। बीपीएससी है, आईएएस का भी सिलेबस का कुछ पोर्शन बच जाता है, तो मैं एक आईएएस के लिए और पीसीएस के लिए, जैसे आईएएस का हमारा एक अलग बैच होगा जहां पे हिस्ट्री ऑप्शन मैं पढ़ाता रहा हूं हमेशा, तो वो एक अलग बैच होगा। और बीपीएससी के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल, बीपीएससी के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल का एक बैच बनने जा रहा है, तो आप लोग इसमें जुड़े। इसके लिए आप मेरे पास कॉल करेंगे 8368196379 पे। इस पे कॉल करके आप इनरोल्ड हो जाएंगे और बहुत जल्द मैं क्लास शुरू करने वाला हूं। मैंने बताया था